चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कुछ अधूरे रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं जिनको कंप्लीट करना है और उनके थ्रू अपने अकाउंट्स बनाने हैं। अब जरा इमेजिन करें दोस्तों, क्या कभी आप में से किसी ने घर के आसपास की ग्रोसरी शॉप या कहीं से भी उधार पे सामान खरीदा है? अच्छा चल फिर बेटा तेरे से ही बात करते हैं, आजा मेरा बच्चा। तो क्या सामान उधार पे लिया बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल को 2-4 एग्जाम्पल, कभी ये जैसे दूध ब्रेड वगैरह कभी लिया? हाँ ओके। तो आप गए दुकान वाले के पास और सामान ले लिया, जेब में हाथ डाला, पैसे शायद घर भूल आए, तो आपने या नहीं थे जो भी, और आपने उसे कहा भैया उधार पे, तो उसने क्या किया? बाद में दे दूंगा। उसने क्या किया होगा? ठीक है बोल के बस ऐसे ही छोड़ दिया होगा या कहीं लिखा होगा? वो ना एक डायरी ओपन की होगी अंकल जी ने। अंकल जी ने आपका नाम पूछ के, अगर बेटा आपको ज्यादा अच्छे से जानते थे तो शायद आपके सामने ना किया हो, शर्मा गए हो, लेकिन वैसे नॉर्मली नाम लिखा होगा, क्या क्या सामान बेचा वो लिखा होगा, आज की डेट डाली होगी और अमाउंट डाला होगा कि इतने अमाउंट का सामान ले गया, और टोटल आपका हो सकता है फोन नंबर या आपका एड्रेस भी लिख लिया हो। क्या ऐसा किया होगा? चलिए जरा सोच के बताएं, क्या लगता है आपको आपके घर के आसपास के जो ग्रोसरी शॉप वाले छोटे मोटे दुकानदार हैं, क्या ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाते होंगे? ये पीछे बैठ के एंट्री पास करते होंगे, डेटा टू सेल? ऐसा नहीं दोस्तों। बट क्या फिर भी वो कुछ रिकॉर्ड करते होंगे? ये है वो रिकॉर्ड दोस्तों। डेटा रिकॉर्ड किया उन्होंने अपनी बुक्स में दोस्तों, वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर मेंटेनिंग सम रिकॉर्ड्स। हम कहते थे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले तो रिकॉर्डिंग दोस्तों, रिकॉर्डिंग का मतलब सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ये भी रिकॉर्डिंग है। तो क्या वो छोटा मोटा व्यापारी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है? नहीं। बट क्या फिर भी वो कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है? यस ओके। ओके बेटा जल्दी से सोच के आंसर दीजिएगा। क्या आपको पता होता है आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं? एवरी वन ऑफ यू? हाँ पता होता है, ऐसा कंट्रोल होता है। क्या एक बिजनेसमैन, एक छोटा मोटा दुकानदार भी उसके कैश बॉक्स में, जैसे हिंदी में गल्ला कहते हैं दोस्तों, उसमें कितना कैश पड़ा होता है, क्या उस पर उसका कंट्रोल होता है? कैसे होगा दोस्तों? हाँ वो सारा हिसाब रखता है, दिन में कितना पैसा आया, दिन में कितना पैसा गया, यानी ही वुड बी प्राइमरली मेंटेनिंग अ कैश बुक। आज कितना आया, आज कितना गया, क्यों रखना चाहेगा ये कंट्रोल दोस्तों? अगर उसे यही ना पता हो कि कैश बॉक्स में कितना पैसा है, क्या कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो हाथ मार के निकाल सकता है दोस्तों? निकाल सकता है। सो टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द कैश, ही वुड मेंटेन अ रफ रिकॉर्ड काइंड ऑफ थिंग। आज कितना पैसा आया, आज कितना पैसा दिया, किस किस को दिया, कहां कहां से आया, काइंड ऑफ थिंग, एंड ही वुड मेंटेनिंग अ कैश बुक। इट माइट नॉट बी इन द सेम फॉर्मेट जैसे आप लोग देखते आए हैं, बट इज इट स्टिल अ रिकॉर्ड दोस्तों? ओके बच्चे, जब आपने उधार पे सामान खरीदा, उन्होंने एक एंट्री कर दी डायरी में, आपने 4 दिन बाद जाके पैसे दे दिए, तब क्या किया होगा उन्होंने? इन्होंने काट दी होगी, ये काट दी होगी। अब जरा इसी चीज को वापस लिंक करें दोस्तों। हम अकाउंटिंग में जब उधार पे सेल करते तो हम एंट्री क्या पास करते? डेटर्स टू सेल। पार्टी का नाम होता टू सेल्स, और जब पैसा आ जाता तो क्या एंट्री करते? कैश टू डेटर्स। क्या आप भी डेटर को कैंसिल करते? पहले डेटर क्रिएट किया, फिर डेटर रिवर्स किया। क्या वो भी यही काम कर रहा है दोस्तों? तो ही इज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, बट ही इज स्टिल रिकॉर्डिंग सम ट्रांजैक्शंस, राइट? नाउ ऐसे बिजनेस सेटअप्स के अंदर जहां अधूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, वहां अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत पड़े, यानी प्रॉफिट निकालने की जरूरत पड़े, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़े, तो वो कैसे बनाई जाती है वो हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, राइट दोस्तों? चलिए, किसी ने आवाज मारी थी सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या आप लोग ये नाम समझते? अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम समझते हो दोस्तों? आज तक जितनी अकाउंटिंग करी वो डबल एंट्री सिस्टम से थी। क्या मतलब होता है डबल एंट्री का? हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सिंगल एंट्री का मतलब क्या होगा? एक ट्रांजैक्शन जिसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। देयर इज नो सच सिस्टम जहां पे एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाए, दूसरा ना किया जाए। सिंगल एंट्री सिर्फ एक पॉपुलर नेम है, अदरवाइज द रियल नेम इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री इसका पॉपुलर नेम है।
अदरवाइज इस नाम से कोई सिस्टम नहीं होता है। इस सिस्टम के अंदर दोस्तों कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकती है पूरी रिकॉर्ड हो, कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकती है अधूरी रिकॉर्ड हो, कुछ ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ही रिकॉर्ड ना हो। तो ये व्यापारी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, ये एक अपना ही अलग सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें डबल एंट्री की प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं की जाती। कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स नहीं किए जाते हैं। यहां कुछ ट्रांजैक्शंस पूरी रिकॉर्ड हो जाती है, कुछ ट्रांजैक्शंस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होती, कुछ ट्रांजैक्शंस पार्टली रिकॉर्ड हो जाती है। सो ऐसे सिस्टम को कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम या पॉपुलरली सिंगल एंट्री सिस्टम। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? चलिए मुझे बताइएगा बेटा, जब आपने पैसा दिया था उसने डेटर काट दिया, साथ ही कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया होगा? पैसा आया, हाँ या ना? तो यानी कैश आना यहां रिकॉर्ड किया और डेटर का खत्म होना यहां रिकॉर्ड किया। क्या दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड हुए? यस और नो? हुए। सैलरी पे करी, सैलरी पे करी, क्या वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे? कर रहे होंगे दोस्तों, लेकिन सैलरी नाम का अलग से अकाउंट नहीं बन रहा होगा। तो क्या एक इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है? वो खर्चे कैश बुक में लैंड हो रहे हैं दोस्तों, राइट? आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही होगी, क्योंकि ऐसे सिस्टम छोटे मोटे व्यापारी वो नहीं समझते दोस्तों अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है। तो दे वुड नॉट बी रिकॉर्डिंग सच ट्रांजैक्शंस ऑफ अक्रूवल्स, आउटस्टैंडिंग्स, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब चीजें यहां पे रिकॉर्ड नहीं होती। तो फिर भी कैसे इन रिकॉर्ड्स से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों यहां से कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं, उस बात को समझिएगा। आप में से जो लोग सीए बनने के बाद अपनी प्रैक्टिस करने का सपना देखते हैं, यानी मैं अपनी सीए फर्म खोलूंगा, जरा सोच के देखें, आप सीए बन गए, आपने अपनी फर्म स्टार्ट करी, तो आपको क्या लगता है जिस दिन आप ऑफिस खोलेंगे पहले दिन आपके पास काम क्या आएगा? टाटा आ रहे होंगे, बिरला आ रहे होंगे, अंबानी आ रहे होंगे। दे वुड बी वेटिंग कि बच्चा कब सीए बने और मैं कब अपना काम लेके इसके पास जाऊं। ऐसा नहीं दोस्तों। तो क्या काम आएगा आपके पास? छोटा मोटा काम होगा, इनिशियली तो छोटा मोटा ही होगा दोस्तों, राइट ना? तो आपने सीए बनते ही अभी आप इनएक्सपीरियंस है और आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है, जो करनी नहीं चाहिए, बट मान लीजिए आप लोगों ने करी, तो इनिशियली आपके पास जो काम आएगा दोस्तों वो आपके रिश्तेदारों के काम होगा, कि कोई रिश्तेदार है जिसका अपना बिजनेस है, वो आपसे कोई काम कराना चाहता है, अकाउंट्स बनवाना चाहता है, ऑडिट करवाना चाहता है, रिटर्न्स भरवाना चाहता है। आपके आस पड़ोस वाले होंगे, वो लोग होंगे जो आपके पास अकाउंट काम कराने आएंगे। अब ये सब छोटे मोटे व्यापारी भी हो सकते हैं जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेटअप में ना हो, जिनके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन होते हो, फिर भी उनके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो वो कैसे बनाए जाएंगे, उसकी जर्नी हम यहां सीखने वाले हैं, ठीक है? तो लीजिए दोस्तों कुछ लिख लें, लिखने के बाद फिर वापस चर्चा पे आएंगे। तो फटाफट से अब लिखना स्टार्ट करें। रजिस्टर्स खुल गए सबके? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना अकाउंट्स क्लास में लिखता हुआ। चलो आ जाओ वापस शुरुआत करें। सो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और लिखें दोस्तों स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली proprietorship and partnership usually do not maintain proper books of accounts as per dual aspect concept. Dual aspect concept. Depending upon the size of the business
a business may maintain certain records like personal accounts of debtors and creditors, cash book, etc. Under such system, certain transactions may be completely recorded. Certain transactions may be completely recorded. Some transactions may be completely ignored. And some transactions may be partly recorded. Such a system of preparing incomplete records is popularly known as single entry system. Single entry system. अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. Pure single entry, simple single entry, and quasi single entry. Only personal accounts of debtors and creditors are maintained. Only personal accounts of debtors and creditors are maintained. Personal accounts of debtors, creditors, and cash book are maintained. Personal accounts of debtors, creditors, cash book, and certain subsidiary books. Certain subsidiary books like sales book, purchase book,
etc. are maintained. पहले वाले के नीचे यानी द फर्स्ट वन प्योर सिंगल एंट्री के नीचे लिखे ओनली अ theoretical concept. Practically not visible. लिख लिया बेटा? लिखने के बाद पेन रख दो नीचे और आइए एक बार फटाफट से ऊपर जो लिखा है नजर मार लेते हैं. स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप यूजुअली डू नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ब्रैकेट में कुछ लिखा है बेटा. कौन से बिजनेसेस? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप. मैंने कंपनीज नहीं लिखा दोस्तों बिकॉज यूजुअली कंपनीज एक्ट के अंदर हर कंपनी को अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती है, तो इसलिए नॉर्मली कंपनीज अपनी प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स बनाती है. प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के ऊपर ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, इसीलिए वहां ऐसे सिस्टम फॉलो हो सकते हैं. लेकिन अगर ये फॉर्म्स भी लार्जर स्केल पे हो रही हो, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी बहुत बड़ा हो चुका है या पार्टनरशिप बिजनेस भी बड़ा हो चुका है, क्या वो बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों? तो हो सकता है वो प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं छोटे मोटे व्यापारियों की जो प्रॉपर बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते. और क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते इसीलिए वो अधूरा रिकॉर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं. राइट? बिजनेस का साइज कितना बड़ा है उसके हिसाब से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं. यानी बिजनेस बहुत छोटा है तो वो हो सकता है पर्सनल अकाउंट, जैसा बच्चे ने कहा था उधार लिखा और डायरी में एंट्री कर दी, वैसा वाला सिस्टम हो पर्सनल अकाउंट्स का. थोड़ा बिजनेस बड़ा हो तो वो कैश बुक भी मेंटेन कर ले. थोड़ा बिजनेस और बड़ा हो जाए तो उसकी अफोर्डेबिलिटी और बढ़ जाए, वो सब्सिडरी बुक्स लाइक सेल बुक, परचेज बुक ये भी मेंटेन कर ले. लेकिन फिर भी प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा, प्रॉपर लेजर अकाउंट नहीं बनाए जा रहे, ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, इस वजह से प्रॉपर अकाउंट नहीं बन रहे. तो डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस का साइज कितना है उसके हिसाब से अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, उसके हिसाब से आपके रिकॉर्ड्स बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है बच्चे? Under such system, certain transactions may be completely recorded, some transactions may be completely ignored, and some transactions may be partly recorded. ये जो बात हमने की थी दोस्तों, उसके अलावा इस सिस्टम को जिसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्रू अकाउंटिंग की जाती है, इसे पॉपुलरली कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम. ऐसा कोई सिस्टम पर से नहीं होता जहां पे सिर्फ एक इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा हो, सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड हो क्रेडिट ना हो, या क्रेडिट रिकॉर्ड हो डेबिट ना हो. ठीक है जी? तो कल से अगर कोई पूछे आपसे सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, अगर किसी ने ये कह दिया जहां एक इफेक्ट रिकॉर्ड होता है तो फिर एक ही आएगा. ठीक है? ओके एवरीवन. सो बेटा सारी सिंगल एंट्री सिस्टम्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते थे. 3 तरह के सिंगल एंट्री सिस्टम. पहला है प्योर सिंगल एंट्री, द अदर वन इज सिंपल सिंगल एंट्री, एंड द थर्ड वन इज क्वासी सिंगल एंट्री. हाँ, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें याद आ गई? हाँ, दिमाग में घूमने लग गया. बहुत सिंपल सी बात करेंगे यहाँ पे. प्योर सिंगल एंट्री दोस्तों एक सिर्फ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखेगा. इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. यानी जो व्यापारी है उसे कैश से भी कोई मतलब नहीं है, कितना कैश आया कितना कैश गया, यानी उसको अपने कैश बुक्स पे कंट्रोल नहीं चाहिए. क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा दोस्तों जिसे नहीं चाहिए? तो इसीलिए हम कहते हैं यूजुअली ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑन ग्राउंड आपको ये नहीं मिलता है दोस्तों. तो ऑन ग्राउंड जो मिलते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो सिंपल सिंगल एंट्री या क्वासी सिंगल एंट्री. सिंपल सिंगल एंट्री के अंदर पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स के अलावा कैश बुक मेंटेन की जाती है, और क्वासी सिंगल एंट्री के अंदर बिजनेस थोड़ा और बड़ा हो गया, डेटर क्रेडिटर के अकाउंट्स मेंटेन किए, कैश बुक मेंटेन करी, और साथ ही कुछ सब्सिडरी बुक्स लाइक सेल बुक, परचेज बुक एटसेट्रा ये भी मेंटेन करी. और बड़ा हो जाए तो इसी में सब्सिडी बुक्स 2-4 और जुड़ जाए लाइक DRBP बुक्स वगैरह, वो भी बनाई जा सकती है. ठीक है दोस्तों? क्वासी क्यों बोला? क्वासी का मतलब क्या होता था? हाँ, बस. इट इज लाइक
सिंगल एंट्री या लाइक डबल एंट्री, बट दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड है। अभी ये ना प्योरली वहां पहुंचा ना प्योरली यहां रह गया, ये कहीं बीच में मझधार में अटक गया है, क्वासी सिंगल एंट्री। तो आप देखिए डेटर क्रेडिटर के अकाउंट भी बना रहे हो, कैश बुक भी बना रहे हो, कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बना रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहे, इसलिए आप अभी डबल एंट्री नहीं हुए। बट सिंगल एंट्री में भी आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, तो इसीलिए क्वासी सिंगल एंट्री। जय माता दी। इज दैट ओके एवरीवन? अब दोस्तों पेन नीचे रख दीजिए और सामने देखिए दोस्तों मान लीजिए मैं सीए बना और मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, मैंने अपना ऑफिस खोल लिया, एंड वन फाइन डे ऑफिस खोलने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पड़ोस के दुकान वाले एक अंकल जी मेरे ऑफिस में आ गए, एंड ही जस्ट नॉक्ड ऑन माय डोर। मैंने बुलाया अंदर, एंड ही सेड, अमित बेटा मुझे ना मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट चाहिए। तो आप मांगो अपने सीए से। कह रहे नहीं तुम मुझे दे दो। मुझे दे दो, कोई सब्जी तरकारी थोड़ी ना है कि मैं बेच रहा हूं कि तुम्हें दे दूं। बट देन उनकी बातों से मुझे एक बात जरूर समझ आई दोस्तों, कि उन्हें नहीं पता पीएनएल क्या होता है, उन्हें नहीं पता बैलेंस शीट क्या होती है। वो हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, या अगर है भी तो शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से ना हो, तो ही इज नॉट अवेयर ऑफ कि पीएनएल बैलेंस शीट क्या होता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा मेरे बिजनेस का ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट दे दो, कोई बात नहीं आप बैठो, कस्टमर आया वापस उन्हें जाने देना है तो बैठो। नाउ मैं उनसे अब उनकी रिक्वायरमेंट समझना चाह रहा हूं कि अंकल किसने आपसे मांगा है, आपको क्यों चाहिए। एंड नाउ ही टेल्स मी कि मैं बैंक से एक लोन लेने के लिए गया था, राइट। आई हैव अप्लाइड फॉर अ लोन फ्रॉम बैंक, और बैंक मैनेजर ने मुझे कहा है कि उसे मेरे बिजनेस के बैलेंस शीट चाहिए और पीएनएल चाहिए। तो कह रहे मैंने बैंक मैनेजर से पूछा कहां से मिलेगी, तो उन्होंने कहा सीए साहब से जाके मिलो, वो बताएंगे। तो मैं आपके पास आ गया, आप मेरे नियरेस्ट सीए थे। ठीक है दोस्तों, तो नाउ आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन कि उन्हें क्यों चाहिए। नाउ आई आस्क हिम सर्टेन वैलिड क्वेश्चंस कि अंकल क्या कोई बुक्स बनाते हो, कोई खाते मेंटेन करते हो। एंड अगर मैं ये पूछूं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर जर्नल बनाते हो, तो शायद आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। तो मैं उनकी भाषा में आके पूछने की कोशिश करूंगा, कोई खाते वगैरह बनाते हो अंकल? नहीं बेटा कोई नहीं बनाता। ओके जी। नाउ आई एम आस्किंग हिम सर्टेन वैलिड क्वेश्चन, मेरे साथ साथ रहिएगा। मैं उनसे पूछ रहा हूं अंकल आपकी जो दुकान जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, ये आपकी अपनी है या किराए पे है? एंड ही टेल्स मी नहीं बेटा अपनी दुकान है। नाउ आई आस्क हिम अंकल जी कब ली थी और कितने की ली थी? एंड ही टेल्स मी बेटा प्रॉपर याद तो नहीं है बट तकरीबन इतने की ली थी। मैं पूछता हूं अंकल कागज है? वो कागज ले आइएगा। मैं क्या जानना चाह रहा हूं दोस्तों, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिज लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, मैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आज आनी चाहिए, कब खरीदी थी, और बिल्डिंग को मैं फिर डेप्रिशिएट करता हुआ आज की वैल्यू तक लाने की कोशिश कर सकता हूं। देन आई आस्क हिम अंकल दुकान में और क्या क्या है? एंड ही टेल्स मी दुकान में ज्यादा तो कुछ नहीं है, छोटी मोटी दुकान है। कहा नहीं अंकल मैं स्पेसिफिक पूछता हूँ फर्नीचर में क्या क्या है? तो ही टेल्स मी एक काउंटर है जहाँ पे उनका सामान डिस्प्ले होता है, पीछे रैक्स बने हुए हैं, एक फ्रिज है, एक पंखा है, एक एसी है, ब्ला 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 ब्ला। एंड नाउ आई स्टार्ट आस्किंग हिम अंकल ये जो फर्नीचर वाला सामान है आपके पास, ये कब बाहर से खरीदा था या बनवाया था? एंड ही टेल्स मी बेटा खुद बनवाया था। कितने का बनवाया था? कोई पेपर वेपर होगा? नहीं। कौन मेंटेन करता? आज से 10 साल पहले बनवाया था, कोई कागज नहीं है। अच्छा कितने में बनवाया होगा? तो अंकल जी मुझे एक आइडिया दे रहे हैं, बेटा ये फर्नीचर तकरीबन 15,000 रुपये बनवाया होगा। कब बनवाया होगा? जब दुकान खोली थी, और दुकान कब से खोली थी वो मुझे यहां से पता चल जाएगा, इसकी जब रजिस्ट्री देखूंगा पेपर तब पता चल जाएगा। तो तकरीबन 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो। अगेन मैं क्यों जानने की कोशिश कर रहा हूं? एसेट की वैल्यू दिखाने के लिए कि एसेट कितने का लिया था और कितने साल हो गए, आज बुक्स में कितनी वैल्यू पे आना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट हिज बैलेंस शीट। नाउ और अंकल और क्या है दुकान में? ही टेल्स मी एक रेफ्रिजरेटर है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं इन सब का भी डेटा मांगने की कोशिश करता हूं। बिल है? बेटा बिल था 3 साल वारंटी वाला, जब तक वारंटी थी तब तक संभाल के रखा, उसके बाद फाड़ के फेंक दिया। तो अब तो कुछ नहीं है। तो तकरीबन कितने का लिया होगा, कब लिया होगा, करते करते आई एम एस्टिमेटिंग अ फिगर, राइट, कि कितनी फिगर थी। और क्या है अंकल दुकान में? एंड ही टेल्स मी बाकी तो कुछ ज्यादा नहीं है। अंकल सामान कितना है दुकान में? तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू असर्टेन?
कि हर टाइम पे उनके पास कितना सामान होता है, राइट। एंड ही टेल्स मी बेटा अप्रोक्सीमेटली हर टाइम मेरे पास 1 लाख रुपए का सामान दुकान में होता है। अंकल देख सकता हूं? हाँ बेटा जब चाहो देख सकते हो। दुकान में तकरीबन ऑन एन एवरेज हमेशा 1 लाख का सामान होता है। तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आना होगा। अंकल कैश बुक मेंटेन करते हो? कितना पैसा गल्ले में पड़ा होता है कुछ मेंटेन करते हो? हाँ बेटा वो कहीं लिख लेता हूं कि आज रात को गल्ले में कितना पैसा छोड़ के जा रहा हूं, वो सब रिकॉर्ड रखता हूं। आज कितना आया, किसको कितनी पेमेंट करी, कोशिश करता हूं रखने की। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू फाइंड आउट? कैश बैलेंस, राइट। वो रिकॉर्ड मुझे दिखा देना, मैं उससे देख लूंगा आज के दिन कितना, 31 मार्च के दिन कितना बैलेंस था। बैंक में अकाउंट है अंकल जी? हाँ दुकान का ना एक करंट अकाउंट खोला हुआ है बेटा, छोटे मोटे व्यापारी है लेकिन फिर भी अकाउंट खोला हुआ है। कोई बात नहीं अंकल जी, पासबुक की कॉपी दे दीजिएगा। क्या चाह रहा हूं? बैंक बैलेंस जानना। अंकल माल उधार पे बेचते हो? कह रहे कतई नहीं, लेकिन फिर कुछ लोग आ ही जाते हैं जो जानकार होते हैं और फायदा उठा जाते हैं। हाँ अच्छा ओके, बट बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला था, चिंता मत कर बेटा, सिर्फ तेरी तरफ नहीं देख रहा हूं। तो नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कर देते हैं दोस्तों उधार। कभी जानकार की दुकान पे आप उधार लेने नहीं गए थे, सामान खरीद लिया, जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं है, कब भूल गए। ऐसा होता है। आज तो चलो पेटीएम से पेमेंट्स हो जाती है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले चले जाइए तो शायद वो ट्रांजैक्शन उधार पे ही हो जाती थी फिर। सो आई एम ट्राइंग टू आस्क हिम, क्या अंकल कोई उधार पे सामान बेचते हो? कह रहे बेटा वैसे तो मैं नहीं देता हूं, लेकिन कोई इक्का दुक्का ऐसे ले जाए तो दे देता हूं। कहीं लिखते हो अंकल? हाँ बेटा एक डायरी में लिखता हूं। डायरी में प्रॉपर डेट वाइज लिखता हूं, किस दिन किसको उधार दिया। अंकल पैसा आ जाए तो फिर बेटा काट देता हूं और लिख देता हूं किस दिन आ गया, उस दिन काट देता हूं। अंकल वो डायरी मुझे दे दीजिएगा। मैं क्या जानना चाहता हूं? साल के एंड पे डेटर्स कितने, राइट। तो जो भी डेटर्स 31 मार्च से पहले अराइज हुए लेकिन 31 मार्च के बाद कटे या अभी तक कटे नहीं, क्या मैं कह सकता हूं 31 मार्च के दिन आउटस्टैंडिंग डेटर्स थे? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेटर्स फिगर। एंड सिमिलरली आई आस्क हिम, उधार पे कोई चीज लेते भी हो? हाँ लेता हूं ना। पेप्सी वाला आता है, पेप्सी उधार पे देके जाता है, 1 महीने का उधार होता है। बिजली का बिल सर्विस पूरे महीने लेते हैं, 1 महीने बाद पेमेंट करनी होती है, तो ऐसे चीज चलती है। एम्प्लॉय को सैलरी, एम्प्लॉइज कितने हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट एम आई ट्राइंग टू असर्टन? आई एम ट्राइंग टू असर्टन हिज लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स कितने, उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और वैलिड सवाल पूछ के आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट उनकी बैलेंस शीट में क्या क्या है। और अगर मुझे यह पता चल जाए दोस्तों, तो क्या मैं उनकी बैलेंस शीट में सारी फिगर्स प्लॉट करके, मान लीजिए सारे एसेट्स की वैल्यू, ऑल एसेट्स टोटल अप टू 10 लाख रुपए एंड ऑल हिज लाइबिलिटीज टोटल्स अप टू 2 लाख रुपीज, व्हाट विल द बैलेंसिंग थिंग? बैलेंस आ गई कैपिटल। अब अगर मैं उनसे ये पूछता, बताओ अंकल जी आज तक बिजनेस में क्या लगाया है, तो रो देते। बट क्या ऐसे निकाला जा सकता है? अरे बिजनेस 10 साल से कर रहा हूं, 10 साल में क्या लगाया क्या निकाला, इसी का हिसाब रखता रहूं क्या? लेकिन क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं दोस्तों? सो आई एम ट्राइंग टू असर्टेन हिज कैपिटल जो आज के दिन उनके बिजनेस में लगी हुई है। इज दैट ओके एवरीवन? ओके, मैंने निकाल लिया आज उनकी कैपिटल 8 लाख रुपए लगी हुई है। ऐसे ही दोस्तों मैं उनसे पूछता हूं, अंकल जी कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? हाँ हाँ बेटा भरी है पिछले साल। किसी सीए ने भरी होगी, अब आप उसके पास नहीं जाने जाते, आपके घर के पास एक सीए बन गया है तो मेरे पास आ रहे हो। अंकल जी सीए ने जो रिटर्न भरी है वो दिखा दो, क्योंकि जो बिजनेस की रिटर्न होती है उनमें बैलेंस शीट्स भी होती हैं दोस्तों, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो जब बिजनेस की आईटीआर जाती है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी होगा, बैलेंस शीट का डेटा भी होगा। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू आइडेंटिफाई? लास्ट ईयर आपके एसेट्स कितने थे, लास्ट ईयर आपकी लायबिलिटीज कितनी थी। अगर वो मुझे ना मिले, मान लीजिए अंकल जी आईटीआर ही नहीं भरते हैं, तो ऐसे ही मेमोरी बेस पे क्या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाई जा सकती है और लास्ट ईयर की कैपिटल भी निकाली जा सकती है? तो मैंने आइडेंटिफाई किया दोस्तों, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाई। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स 12 लाख के, लायबिलिटीज से 5 लाख की, यानी आपकी कैपिटल 7 लाख की कह सकता हूं दोस्तों। अब बताएं दोस्तों, लास्ट ईयर तक बिजनेस में लगा हुआ था 7 लाख रुपए, इस साल के एंड में लगा हुआ है 8 लाख रुपए। ये बढ़ कैसे गया? बहुत सारे कारणों से बढ़ सकता है, जिनमें से एक कारण है प्रॉफिट। नाउ आई आस्क अंकल द राइट क्वेश्चंस। अंकल जी ये बताइए साल भर में घर से कुछ पैसा और लगाया बिजनेस में?
कह रहे बेटा देखो अब इतने सालों से कर रहा हूँ, अब घर से और लगाता नहीं हूँ, बहुत लगा दिया जो लगाना था, राइट, अब घर से और लगाता नहीं हूँ, तो घर से और लगाया तो नहीं है। अच्छा कुछ निकालते हो? हाँ बेटा हर महीने निकालता हूँ, भाई जो भी कमाई है उससे तो घर चलाना है, तो हर महीने तकरीबन 10,000 रुपये निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, तो मतलब ड्रॉइंग्स कितनी हो रही? 1,20,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये महीने का है तो साल की ड्रॉइंग्स हो गई 1,20,000 रुपये, 1,20,000। कोई बता सकता है प्रॉफिट कितना कमाया इस साल? 2,20,000 रुपए। कैसे निकाल दें? लो अंकल जी का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस was 7 lakh rupees. The closing balance is 8 lakh rupees. He has not introduced any capital, but he has withdrawn 10,000 a month, total of 1,20,000 rupees. So what is the balancing figure here? The net profit for the period, which is 2,20,000. अब आप सबसे मेरा सवाल है, क्या अंकल जी का इस साल का प्रॉफिट लॉस निकाल दिया हमने? बिना कोई सेल परचेज देखे हुए, बिना कोई खर्चे देखे हुए। क्या अंकल जी की बैलेंस शीट भी बना दी? दिस इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, राइट। ये जो हमने काम किया दोस्तों, ये उस सेकंड वाली कैटेगरी का था। सेकंड कैटेगरी मतलब जहां सिंपल सिंगल एंट्री थी, जहां पर आपके पास सेल परचेज इन सब का डेटा ही नहीं है, खर्चे कितने होते हैं इन सब का डेटा नहीं है। बट फिर भी अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मैंने बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट, मैंने बनाई क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैपिटल का मूवमेंट देखा कि कैपिटल में क्या चेंज आया है, पूरे साल क्या लगाया, क्या विड्रॉ किया, और उसके थ्रू निकाल लिया अपना प्रॉफिट लॉस। तो बिना किसी इनकम्स के, बिना किसी खर्चों के भी हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाए इस तरीके से। कोई दिक्कत दोस्तों? स्कूल लेवल पे जो पढ़ा था वो सिर्फ इतना था। हाँ सन्नाटा इतना क्यों है दोस्तों? मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जो कहते हैं ना, आज मुझे समझ आ रहा है, पिन गिरा दूं तो अभी आवाज गूंज उठे। क्या सही में सबको समझ आता है? ओके, नाउ टेल मी एवरीवन, इस प्रॉफिट में और जो बैलेंस शीट आपने ऊपर बनाई, आपको एज अ सीए स्टूडेंट क्या कोई दिक्कत दिखती है? इज देयर अ प्रॉब्लम देयर? ये फिगर्स जो मैंने डाली, क्या ये जो प्रॉफिट लॉस मैंने निकाला, जो बैलेंस शीट मैंने बनाई, इज दिस एग्जैक्ट? हाँ, ये एस्टिमेटेड है। इसमें बहुत सारी चीजें अनुमान के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। तब लिया होगा, इतने का लिया होगा, हो सकता है किसी के लिए पेपर डॉक्यूमेंट भी ना हो आपके पास। प्रॉपर्टी के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लेकिन फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर हो सकता है इनके बिल भी ना हो आपके पास। तो यूर ओनली प्लेइंग विद द मेमोरी बेस्ड फिगर्स। वो फिगर्स गलत भी हो सकती हैं दोस्तों। सो जब आप मेमोरी बेस्ड रिकॉर्ड्स यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करते हैं, तो the degree of reliance that you can place on these figures cannot be 100%. The degree of reliance that you can place on this profit figure cannot be 100%. So these are figures which are less reliable because ये proper set of books से नहीं बनी है। क्या इतनी बात समझ आती है दोस्तों? तो सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर फीचर्स की बात की जाए, they are more governed through the memory based records. They are not through proper recorded books, recorded trial balance figures, and that's why they are less reliable. ठीक है जी, तो चलिए फिर कुछ लिख लेते हैं। बेटा जहां आपने अभी तक नोट्स लिखे थे उसी के नीचे अब लिखेंगे दोस्तों। Financial position and profitability determined from such records cannot be exact, as they are based on memory based
estimated records and hence are less reliable usually followed in small setups organized in the form of proprietorship and partnership, cash basis of accounting, that too on incomplete basis, is followed. Accruals are non-existent. Accruals are non-existent. Accruals are non-existent. एक नोट डालें, बैलेंस शीट को काट दीजिए। ओहो, काट दीजिए भाई, गलती हो गई, ऐसे मत देखो, लेकिन एक सिंगल कट लगाना दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ अच्छा नहीं, जिससे नहीं लिखा आगे से लिखना बेटा, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट ऑफ assets and liabilities, statement of assets and liabilities prepared from such records is usually called statement of affairs. Statement of affairs and not balance sheet to signify lesser degree of reliability. To signify lesser degree of reliability. To signify lesser degree of reliability. लिख लिया? ओके एवरीवन। बेटा जो जो ऊपर फीचर्स लिखे हैं, इसके अलावा जितने फीचर्स थे वो हम ऊपर बात कर चुके हैं। ये एक कॉमन वाले फीचर्स लिखवा दिए कि फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी हम निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसीलिए रिलायबिलिटी कम होगी। जो भी बैंकर इन फाइनेंशियल्स को देख रहा है, या कोई भी अगर कोई सीए इनका ऑडिट भी करने जा रहा है, तो ही वुड हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि यहां पे रिस्क ज्यादा है, आप इन पे प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली छोटे सेटअप्स में होता है, ये बात हम कर चुके हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, वो भी पूरी नहीं की जाती। यहां अक्रूवल कॉन्सेप्ट नाम की कोई बातें होती नहीं। अब बच्चे ने एक नाम लिया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या बला है? तो एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं बैलेंस शीट, उसे हम यूजुअली यहां पर कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो कहने का मतलब दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट वैसे तो एक ही चीज है, बस हम ये दो नाम अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। बैलेंस शीट बनती है डबल एंट्री बुक कीपिंग से बनाए गए ट्रायल बैलेंस से, तो बैलेंस शीट प्रॉपरली रिलायबल होती है अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हो। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना है मेमोरी बेस्ड रिकॉर्ड से, एस्टिमेटेड वैल्यूज से, इसीलिए लेस रिलायबल है।
तो जो बैलेंस शीट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाई जाती है वो लेस रिलायबल होती है, इसीलिए उसका नाम हम कह देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बट है ये बैलेंस शीट ही, हम इसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं दोस्तों। टेक्निकली कहा जाता है कि दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह दीजिए, बैलेंस शीट कह दीजिए, टेक्निकली गलत है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाते हैं ये दोनों शब्द। ठीक है जी। तो अब आ जाइए दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट in case of single entry system. Statement of affairs method or कैपिटल कंपैरिजन मेथड और नेट वर्थ कंपैरिजन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड और नेट वर्थ कंपैरिजन मेथड, और दूसरा completing the incomplete records। Completing the incomplete records। तो इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के साथ हम प्रॉफिट लॉस एक बिजनेस का कैसे निकालने वाले हैं, उसके दो मेथड्स होते हैं दोस्तों। पहले मेथड को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या कैपिटल कंपैरिजन मेथड या नेट वर्थ कंपैरिजन मेथड। अभी जो हमने अंकल जी के लिए किया था दोस्तों, जरा सोच के देखिए, व्हाट डिड वी डू। हमने अंकल जी की बैलेंस शीट बनाई, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और हमने इस साल के एंड की बैलेंस शीट बनाई। वहां से हमने कैपिटल को लिया, बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली और क्लोजिंग कैपिटल। वहां से प्रॉफिट कैसे निकाला था, इन दोनों कैपिटल की ओपनिंग से क्लोजिंग तक की मूवमेंट को चेक करके, यानी यू कंपेयर द ओपनिंग कैपिटल विद द क्लोजिंग कैपिटल टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। वो पहला मेथड था दोस्तों। मेथड का नाम दोबारा देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या आपने दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए थे दोस्तों? कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल के उसका मूवमेंट के थ्रू प्रॉफिट निकाला था, या नेट वर्थ कंपैरिजन मेथड। नेट वर्थ का मतलब होता है दोस्तों ओनर्स का, बिल्कुल एसेट माइनस लायबिलिटीज यानी ओनर्स फंड्स, वही कैपिटल, उसी को तो कंपेयर कर रहे थे। तो नेट वर्थ कंपैरिजन मेथड, ये होता है पहला मेथड दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा मेथड। यहां पे आके आपका 11th का दायरा सीमित हो गया था, अगर मुझे सही याद है तो यही पढ़ा था आपने। और दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसे कह सकते हैं आप कंप्लीटिंग दी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कंप्लीटिंग दी डबल एंट्री फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो अधूरे रिकॉर्ड्स हैं उसको पूरा करना और फिर अपने फाइनेंशियल्स बना देना, दैट्स द सेकंड मेथड। ठीक है जी। आई कॉल दैट सेकंड मेथड एज डिटेक्टिव अप्रोच। डिटेक्टिव, खोजी बन के ढूंढिए क्या मिस हो गया। जैसे एक डिटेक्टिव ढूंढता है चोरी किसने करी या खून किसने किया, आप अकाउंटिंग डिटेक्टिव बन के सोचिए क्या चीज रिकॉर्ड होनी रह गई या क्या पार्शियल इफेक्ट रिकॉर्ड हुआ, पार्शियल नहीं हुआ, और उसके थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करके फिर बना दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है दोस्तों। तो पहला मेथड नंबर ए। So method A, statement of affairs method, also called
capital comparison method or net worth comparison method? This method is followed in case of entities where details about incomes and expenses are not maintained. Like the simple single entry. Following steps are followed. Step 1. Prepare statement of affairs as at the beginning of the period and as at the end of the period. With capitals as the balancing figure. Step 2. Adjust the movement in the capital during the year to compute profit oblique loss. स्टेप 2 के नीचे एक छोटा सा नोट लिखें. The movement in capital account can be presented by preparing capital account or in the form of a statement. लिख लिया दोस्तों. Everyone done?
ऑल ऑफ यू डन? चलिए, सो बेटा पहला मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। पहले तो ये मेथड है किस चीज के दोस्तों? प्रॉफिट निकाल रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसका दूसरा नाम है कैपिटल कंपैरिजन मेथड या नेटवर्थ कंपैरिजन मेथड। बेटा मेथड के अंदर घुसे इससे पहले हमें यह समझ आना चाहिए ये अप्लाई कहां होना है। तो ये मेथड वहां अप्लाई होगा दोस्तों प्रॉफिट निकालने के लिए जहां पर आपके पास इनकम्स और एक्सपेंसेस की डिटेल्स ना हो। यानी मैं अपना ट्रेडिंग पीएनएल बना नहीं सकता, मेरे पास ना इनकम्स है ना खर्चे हैं, तो जब मैं अपना ट्रेडिंग पीएनएल बना नहीं सकता तब मैं इस मेथड को फॉलो करता हूं। तो मैं अपनी बैलेंस शीट के बेस पे कैपिटल को निकालता हूं और कैपिटल के मूवमेंट को देखते हुए प्रॉफिट डिटरमिन करने की कोशिश करता हूं। राइट? सो क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो अभी हमने अंकल जी के केस में बात की थी? पहला स्टेप पढ़ दीजिए सब लोग। क्या बना रहे हो दोस्तों? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग, पीरियड के बिगिनिंग पे और पीरियड के एंड के। तो अगर मुझे कोई कहे साल का प्रॉफिट निकाल दो, तो मैं साल के पहले का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा और साल के एंड का, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, ईयर का बिगिनिंग, ईयर का एंड। कैपिटल को लूंगा बैलेंसिंग फिगर और कैपिटल का मूवमेंट प्लॉट करके प्रॉफिट निकाल लूंगा। अगर मुझे कोई कहे 3 महीने का प्रॉफिट लॉस निकालो, तो मैं 3 महीने के बाद का और 3 महीने के पहले का बैलेंस शीट बना लेता हूं। अगर कोई मुझे कहे 3 साल का प्रॉफिट निकालना है, तो 3 साल के एंड का और 3 साल के पहले का। जितने के भी पीरियड का आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, उतने पीरियड का एंड का और उससे बिगिनिंग का अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल को निकाल लीजिए और फिर कैपिटल का उतने पीरियड का मूवमेंट प्लॉट करके प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। इज दैट ओके दोस्तों? स्टेप 2 सबको समझ आता है? बेटा स्टेप 2 में जो बात लिखी है, कैपिटल अकाउंट की मूवमेंट को प्लॉट कीजिए कि क्या आया क्या गया, उसके थ्रू देखिए प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। अब ये मूवमेंट प्लॉट करने के लिए आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं या स्टेटमेंट बना के दिखा सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं बच्चा कैपिटल अकाउंट बनाए, सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों। कोई सोचना नहीं प्लस करना है माइनस करना है, अकाउंट तो सबको बनाना आता है, वो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो आ जाइए, ले चलें आपको आपके इस कोर्स के पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, इस चैप्टर के। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। जल्दी से एवरीवन। ऑन 1 April 2022, Chotu started business with an initial capital of 70,000. On 1 October 2022, he introduced additional capital of 40,000. On 7th of every month, he withdraws rupees 5,000 for household expenses. On 31st March 2023, his assets and liabilities were 2,70,000 respectively. Ascertain the profit earned by Chotu during the year ended 31st March 2023. क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों? कह रहा है प्रॉफिट लॉस निकाल दो। पूरे क्वेश्चन में कहीं सेल की, खर्चों की बातें ही नहीं करी, लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालने को कह रहा है। आइए जरा कुछ देखें, एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश टू हिंदी करते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2022 के दिन छोटू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और इनिशियल कैपिटल लगाई है 70,000 रुपए। बेटा अभी बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2022 के दिन, और हम प्रॉफिट लॉस कौन से साल का निकाल रहे हैं? ईयर एंडेड 31 मार्च 23। डेट्स पे कंट्रोल रखिएगा दोस्तों। हम 22-23 का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट हुआ है 22-23 के बिगिनिंग में, यानी कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं थे, जो भी हुआ इसी साल हुआ। और ओपनिंग में आपने पैसा लगाया 70,000 रुपए, राइट? उसके बाद 1 अक्टूबर के दिन और पैसा लगाया 40,000 रुपए। बेटा 70 पहले से लगा हुआ था, 40 और लगा दिया, कितना हो गया? 1,10,000। हर महीने की 7 तारीख को छोटू अपने घर के खर्च के लिए 5,000 रुपए निकाल लेता है। रुकिएगा, फिर कह रहा हूं डेट्स पे कंट्रोल रखिएगा। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल। पूरे 12 महीने चला, यानी ड्रॉइंग्स भी पूरे 12 महीने। हर महीने की 5 तारीख, हर महीने की 7 तारीख को। तो पहली ड्रॉइंग आपने 7 अप्रैल को करी होगी, फिर 7 मई एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पूरे साल में ड्रॉइंग्स हुई हैं 60,000 रुपए। जरा दोबारा बता दीजिए, लगाया कितना था पैसा? 70 लगाया था, 40 और लगाया, टोटल 10 लगा हुआ था, निकाल गए 60,000। तो बचना कितना चाहिए? अगर सब कुछ ऐसा ही रहता तो 50 बचना चाहिए था। आगे देखो, साल के एंड के एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं। 2 लाख के एसेट, 70,000 की लायबिलिटीज, यानी 1,30,000 की आपकी कैपिटल है। रुक जाना दोस्तों, होनी कितनी चाहिए थी?
50 है, एक 30, कैसे 80,000 का प्रॉफिट कमाया होगा, वही तो आपसे मांग रहा है। क्वेश्चन समझ आया? तो आइए फटाफट से प्लॉट करें। आइए, आंसर नंबर 1, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज ऑन 31st March 2023। बेटा मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के ये निकाल सकता था, लेकिन हमारे पास एसेट और लाइबिलिटीज एक सिंगल फिगर्स दी हुई है। ये नहीं कि प्लांट मशीनरी कितना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, वो नहीं है। तो सिंपल एक लाइन में निकाल देते हैं। दिस वुड बी एसेट्स एज ऑन 31st March 23 माइनस liabilities as on 31st March 23। एसेट्स हैं हमारे 2 लाख रुपए के और लाइबिलिटीज हैं 70,000 की, यानी आर क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ₹1,30,000। 1,30,000 की हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। जैसे मैंने कहा था बेटा, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना देते, ये वही है। एसेट और लाइबिलिटीज का इफेक्ट देखते हुए हम क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर ले रहे हैं, राइट। ओपनिंग बिजनेस था नहीं, सब कुछ हुआ इसी साल में, तो क्या कैपिटल का मूवमेंट प्लॉट करके प्रॉफिट निकाला जा सकता है? तो ये लीजिए दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर 2022-23। और इस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो 1 अप्रैल 2022, ये 2022 बेटा, ये 1 अप्रैल सबसे पहले पैसा लगाया तो बाय कैश कैपिटल लगाई है 70,000 रुपए, और इसके बाद 1 अक्टूबर को फिर लगाया बाय कैश 40,000 रुपए। पूरे साल ड्राइंग्स करी है तो एंट्री करी होगी ड्राइंग्स टू कैश, और साल के एंड पे वो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। 2023 हो गया बेटा, 31 मार्च टू ड्राइंग्स हर महीने करी है 5,000 की ड्राइंग्स, तो पूरे साल में 60,000 की ड्राइंग्स। और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 31 मार्च टू बैलेंस सीडी, वो बेटा ऊपर हमने निकाला है 1,30,000 रुपए का, 1,30,000। तो अकाउंट में जो जो हुआ है वो सब हमने डाल दिया। तो बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए, डेबिट्स आ रहे हैं 190, क्रेडिट्स आ रहे हैं 110, तो क्रेडिट साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है, एंड दैट इज द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 March 2023, and this comes out to 80,000 balancing figure.
इज दैट ओके दोस्तों? क्या सही में दिमाग में ऐसा आता है दोस्तों कि ये तो फाउंडेशन लेवल की चीज़ है सर? हाँ, ऐसी चीज़ें फाइनल अकाउंट्स को सोचते हुए तब भी आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेते थे दोस्तों। हाँ, ये बिल्कुल फाउंडेशन लेवल की चीज़ है, इसीलिए आपको 11th में भी पढ़ाई गई थी, राइट? लेकिन क्या ये पेपर में आ सकती है? आप देखिए वो आगे एग्जाम में आई हुई है, आगे देख लीजिए, वो अटेम्प्ट लिखा हुआ है, काफ़ी पहले होगा, इसके बाद भी हो सकता है बेटा क्वेश्चन आया हो, मैंने सारे ना डाले हो, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आसान चीजें भी पेपर में होती हैं। ये मत सोचिए कि सीए में सारे क्वेश्चन इंटर में मुश्किल ही होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बस पेपर में दिक्कत क्या होती है, जब कोई आसान चीज दिखती है ना, हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, इतना आसान मेरे पेपर में ऐसे कैसे। ठीक है, तो बेटा पेपर सारा मुश्किल नहीं होता है, हमारी सोच बनाती है उसे। आप मेहनत करते चलिए, सब कुछ आसान ही दिखेगा। पहला क्वेश्चन सबको समझ आता है दोस्तों? हमारे पास कोई इनकम्स कोई एक्सपेंसेस नहीं थी, फिर भी हमने प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, अगेन सिर्फ कैपिटल की मूवमेंट को कंपेयर करके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर बी as on 31st March 2023 was rupees 4 lakhs. On 1/4/2022, his capital was rupees 3,50,000. His net profit for the year ended 31st March 23 was rupees 1 lakh. He introduced rupees 30,000 as additional capital in February 2023. Find out the amount drawn by Mr. B for his डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझ आता है दोस्तों? आपको दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 23 का 4 लाख रुपए। आपको दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। लो, हम बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे कैपिटल निकालने के लिए, वो कैपिटल तो हमें दी हुई है ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग में 3.5 लाख, क्लोजिंग में 4 लाख। इस साल में प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट 1 लाख रुपए। तो बच्चे अगर बिगिनिंग में 3.5 लाख की कैपिटल थी, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, कितना हो जाना चाहिए? 4.5। उसने घर से और पैसा लगाया 30,000, कितना होना चाहिए? साल के एंड में 4 लाख की कैपिटल है, 80,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। बस कैपिटल अकाउंट मांग रहा है दोस्तों, बना दे फटाफट से, आ जाइए। Opening balance 3,50,000. Closing balance 4 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट जो इस साल कमाया है दोस्तों, दैट इज 1 लाख रुपीज। एडिशनल कैपिटल लगाई है फेब्रुअरी में, फेब्रुअरी 2023 में। बेटा फेब की डेट तो नहीं पता, सीधा लिख देते हैं फेब 23 बाय कैश, एंड दिस अमाउंट इज 30,000 रुपीज। दैट्स इट, बस बाकी बैलेंसिंग फिगर है ड्रॉइंग्स। सो 31st March 2023, 2 drawings, the balancing figure which works out to 80,000। बस बच्चे, मैं चाहूंगा आप लोग एक ये अच्छी हाउसकीपिंग प्रैक्टिस फॉलो करें। कोई भी अकाउंट में अगर फिगर आप बैलेंसिंग ले रहे हैं, मतलब वो फिगर आपको दी नहीं हुई थी, वो आपने खुद कंप्यूट करी है एज अ बैलेंसिंग फिगर, प्लीज उसके नीचे लिख दिया कीजिए बैलेंसिंग फिगर है। बाद में कई बार आप लोग अपने आंसर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, खुद ढूंढने लग जाते हो कहां से आई है फिगर, वो कहीं से आई नहीं है, वो आपने ली है बैलेंसिंग। तो ऑलवेज डेवलप दैट हैबिट ऑफ गुड हाउसकीपिंग। जैसे हमारे घरों में मम्मियां चीजों को संभाल के रखती है ना साफ सुथरा, आप भी अपनी किताबों को साफ सुथरा रखें। ठीक है, चलो डन।
Question number 3 on your screens, everyone. The details of assets and liabilities of Mr. A as on 31st March 2022 and 31st March 2023 are as follows. Assets, फर्नीचर और बिल्डिंग 31st मार्च 22 का तो दिया है, 23 का दिया नहीं हुआ. स्टॉक 31st मार्च 22-23 दोनों का दिया है. डेटर्स भी दिए हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी दिया है. लाइबिलिटीज में लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 31 मार्च 22-23 दोनों का बैलेंस दिए हैं. मिस्टर ए डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बाय 2.5% and furniture by 10% for the period ended on 31st March 23. Mr. A purchased jewelry for 24,000 for his daughter in December 2022. He sold his car on 30th March 23 and the amount of rupees 40,000 is retained in his business. बेटा ये लास्ट पैरा में जो बोला है एक बार फटाफट से इंग्लिश टू हिंदी करते हैं. मिस्टर ए ने डिसाइड किया है कि वो अपनी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे 2.5% के रेट से. पूरी आगे की इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ ली. क्या कोई बिल्डिंग खरीदने बेचने वाली कुछ बातें हैं? नहीं. ऊपर आ जाइए. बिल्डिंग का ओपनिंग में बैलेंस था 1 लाख रुपए. पूरे साल में बिल्डिंग के साथ क्या क्या हो सकता है? कुछ खरीदी हो सकती है, कुछ बेची हो सकती है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं. और क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन. डेप के बारे में बता दिया है तो 2.5% डेप लगा के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं दोस्तों. वैसे ही फर्नीचर पे 10% डेप लगाना है. पूरे साल में कोई फर्नीचर खरीदा नहीं, कोई बेचा नहीं, तो 50,000 पे 10% डेप लगा के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं. ठीक है दोस्तों. उसके बाद ये क्या दिया है दोस्तों? मिस्टर ए परचेज ज्वेलरी फॉर 24,000 फॉर हिज डॉटर इन डिसम्बर. ड्रॉइंग्स, राइट. He sold his car on 30th March 23 and the amount of 40,000 is retained in his business. Additional capital. पर्सनल एसेट बेचा है और पैसा बिजनेस में ले आया है तो एडिशनल कैपिटल हो गई दोस्तों. बस तो ये दोनों इंफॉर्मेशन ये आपको कैपिटल अकाउंट्स के लिए दी है और जो बैलेंस शीट बनानी है वो बना लेते हैं. ऊपर की इंफॉर्मेशन से बना ली दोस्तों. तो जो पहले 2 क्वेश्चन आपने किए वहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनानी पड़ी क्योंकि डेटा इस तरह से दिया हुआ था. अब की बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और पहले पार्ट में आपसे मांग ही रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 22 एंड 31st March 23. और फिर सेकेंड पार्ट में आपसे मांग रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2023. तो जो हमने 2 स्टेप्स लिखे थे मेथड में वो दोनों स्टेप की रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप. ठीक है जी. आइए so the first part of the question, statement of affairs of Mr. A. बेटा कॉलमनर बना रहा हूं. जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलमनर बनाते थे, मैं बैलेंस शीट कॉलमनर बना रहा हूं दोस्तों. So this is as at 31st March 2022 and as at 31st March 2023. As at 31st March 2022 and as at 31st March 2023. Assets and liabilities. सो एवरीवन, सबसे पहले एसेट्स में फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस है बेटा, यानी 31 मार्च 22 का बैलेंस है 50,000 और 31 मार्च 23 का बैलेंस
10% डेप्रिशिएट होना है बेटा, कहने से 90% बचना है. सो 90% ऑफ 50,000 विच इज 45,000. वैसे ही बिल्डिंग का बैलेंस, बिल्डिंग 1,00,000 रुपए की थी 31 मार्च 22 के दिन, पूरे साल कोई खरीदी बेची नहीं, बस 2.5% डेप्रिशिएट करना है, 2.5%, तो बचेगा 97.5%. And that's 97,500. स्टॉक ओपनिंग में 1,00,000 था, क्लोजिंग में 2.5 लाख. सन्ड्री डेटर्स 60,000 and 1,10,000. Cash in hand 11,200 and 13,200. Cash at bank 60,000 और 75,000. और वैसे ही लाइबिलिटीज में लोन्स 90,000, 70,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 और 80,000. बेटा नीचे जितना भी डेटा दिया था दैट टॉक्ड अबाउट डेप्रिसिएशन, उससे हमने बिल्डिंग और फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू निकाल ली है. उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन बिजनेस के एसेट या बिजनेस की लायबिलिटी की नहीं थी, राइट? तो बैलेंसिंग फिगर वुड बी कैपिटल so this total is 381,200 and this is minus 140, 241,200. This is 590,700 minus 1,50,000. So 440,700. सो हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंस निकाल दिए हैं दोस्तों 31 मार्च 22 के और 31 मार्च 23 के. अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमसे मांग रहा है प्रॉफिट लॉस निकाल दीजिए इस पीरियड का. तो ये लीजिए. इज द फर्स्ट पार्ट डन एवरीवन? ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. कंप्यूटेशन ऑफ profit oblique loss for the year ended 31st March 2023. और इसे निकालने के लिए हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट. सो लीजिए दोस्तों 1 अप्रैल 2022 ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपने निकाला है 241,200 और यही क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला है 31 मार्च 23 का. दैट क्लोजिंग बैलेंस इज 440,700, 4,40,700 रुपए, राइट?
अब इन साल के दौरान क्या क्या हुआ है, तो सबसे पहले 24,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है दोस्तों। सो December 22 2 drawings and this is 24,000 रुपए। ज्वेलरी फॉर डॉटर, और 40,000 रुपए और लेके आए हैं 31 मार्च 2023 के दिन बाय कैश। प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ पर्सनल कार। सो बच्चे, बैलेंसिंग फिगर वुड बी द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और कुछ तो हुआ नहीं है। सो 31 मार्च के दिन जो पूरे साल में आपने प्रॉफिट कमाया है 464,700 माइनस 183,500 by P&L account। Is that okay everyone? सबको समझ आता है? ओके दोस्तों, अब दोस्तों 3 क्वेश्चन कर लिए आपने इस पहले मेथड के। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आसान लगता है दोस्तों? ये अप्रोच इतनी ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन ये अप्रोच हमारे देश की एक प्रीमियर एजेंसी भी यूज करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अप्रोच का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है टैक्स की चोरी रोकने के लिए। कैसे, जरा एक छोटा सा आइडिया लगाते हैं दोस्तों। यहां देखें, सब कुछ छोड़ दीजिए और सामने देखें दोस्तों। ये नाम सिर्फ काल्पनिक है, इनका रियल लाइफ से कोई नाता नहीं है, ठीक है? कल को मेरे ऊपर इस वजह से कोई क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम अपना नामांकन भरा, मतलब अपना फॉर्म भरा। जब आप फॉर्म भरते हैं, नॉमिनेशन के लिए भरते हैं कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बताना होता है कि आपके पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज है, आपकी नेटवर्थ क्या है। इलेक्शन कमीशन को बताना होता है, और ये पेपर्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं, मतलब ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट? तो 2014 में लालू प्रसाद यादव जी ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उन्होंने दिखाया कि उनके पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं और उनकी लायबिलिटीज 2 करोड़ की है। यानी चलो ऐसा कर देते हैं, 102 करोड़ के एसेट है, 2 करोड़ की लायबिलिटीज है, यानी उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है। यह बात जग जाहिर है, ठीक है? मान लीजिए पब्लिक डोमेन में आ गई है। मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी अब 2019 के इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये फॉर्म भरा और अब की बार वो बता रहे हैं मेरे पास 512 करोड़ के एसेट है और 12 करोड़ की लायबिलिटीज है, यानी 500 करोड़ के आपके पास नेट एसेट्स है। ठीक है दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भी होगी, आईटीओ। अब तो आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर दिया, आई होप आप ये वर्ड से वाकिफ हो गए हैं, आईटीओ क्या होता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को भी ये बात उस न्यूज़पेपर में पढ़ी कि अच्छा लालू प्रसाद यादव जी के पास 500 करोड़ के नेट एसेट्स हैं। ये उस आईटीओ की बात कर रहा हूं जो लालू जी की फाइल देखता है।
उसने देखा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है 500 करोड़ के नेट एसेट्स है। उसने कहा ऑफिस जाके लालू जी की पुरानी रिटर्न खोल के देखता हूं, पुरानी फाइल खोल के देखता हूं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने जब ये सारी डिटेल्स देखी तो उसे लगा यार 100 से 500 हो गया है, मतलब कम से कम लालू जी ने कितना कमाया होगा? 400 करोड़। कमाया तो ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि 5 सालों में कुछ खाया पिया भी तो होगा, 5 साल भूखे तो नहीं रहे होंगे। चलो फिर भी मान लो कि बीवी के पैसे पे, बच्चों के पैसे पे 5 साल गुजार दिए, आपने सिर्फ कमाया ही कमाया, कुछ भी खर्चा अपने पैसे से नहीं किया, मान लेते हैं ऐसा। अगर ऐसा हुआ हो तो भी आपने 400 करोड़ रुपए कमाए होने चाहिए, हाँ या ना? इस इनकम टैक्स ऑफिसर ने लालू जी की पिछले 5 सालों की आईटीआर खोली, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और लालू जी ने इन 5 सालों में जो रिटर्न्स बताई थी वो कुछ ऐसी थी दोस्तों, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़, कितनी हुई? 100 करोड़ रुपए। आपके पास 5 साल पहले 100 करोड़ था। 5 साल में आपने जो इनकम टैक्स वालों को बताया वो ये बताया कि आपने कमाया कितना है? 100 करोड़। और मान लेते हैं कुछ नहीं खाया इन 5 सालों में आपने, तो भी 200 करोड़ होना चाहिए। ये 500 करोड़ कैसे हो गया? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लालू जी को एक न्योता भेजता है, शो कॉज नोटिस, आइए और बताइए कैसी रचाई माया। मेरी बात समझे दोस्तों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कंपेयर कर रहा है? क्या वही कैपिटल कंपैरिजन, 5 साल पहले कितना था, 5 साल बाद कितना है, तो बीच का आपने कमाया होना चाहिए। और अगर कमाया होना चाहिए तो आपकी रिटर्न्स में भी आया होना चाहिए। आया नहीं, मतलब छुपा गए। छुपा गए तो आपको कंसील, पहले तो शो कॉज नोटिस भेजा जाता है, इन्वेस्टिगेशंस होती है, और अगर आप दोषी पाए जाएं तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम का चार्ज लगा के आपके ऊपर इनकम टैक्स रिकवर किया जाता है, पेनल्टीज रिकवर की जाती है, इंटरेस्ट रिकवर किया जाता है। ठीक है, जो आज तक हमारे यहाँ किसी नेता के ऊपर तो होता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल समझ आता है आप लोगों को। ओके दोस्तों, आप लोग समझते हैं ना कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा सीए जो है ना वो टैक्स चोरी। हम टैक्स चोरी नहीं करते हैं बेटा, हम बस यही दिमाग लगा के चीजें प्लान करते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी ने करी भी हो तो पकड़ी ना जाए, ऐसी नेकेड आई से तो ना पकड़ी जाए। ठीक है जी, चलो वैसे हम ये काम करते नहीं है, चलो वापस आ जाओ। बट कहने का मतलब दोस्तों, आप लोग जो अभी बैठे बैठे 3 क्वेश्चन कर गए, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक बड़ी एजेंसी ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड्स भी पकड़ती है या इनकम कंसीलमेंट्स पकड़ती है और आपको नोटिस भेजती है। जय माता दी। तो आइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स एवरीवन। Lokesh, who keeps books by single entry, had submitted his income tax returns to income tax authorities showing his incomes to be as follows. Year ending 31st March 2015, year ending 31st March 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, पिछले 6 सालों की ये रिटर्न्स भरी गई हैं। The income tax officer is not satisfied as to the accuracy of the incomes returned. You are appointed as a consultant to assist in establishing correctness of the incomes returned, and for that purpose you are given the following information. Business liabilities and assets at 31st March 2014 were creditors, furniture and fittings, stock at selling price which is 25% above cost, debtors, cash at bank and in hand. Lokesh owed his brother rupees 18,000 on 31st March 2014. On 15th February 2017, he repaid this amount, and on 1st April 2019, he lent his brother rupees 13,500. Lokesh owns a house which he purchased in 2009 for rupees 90,000 and a car which he purchased in October 2015 for rupees 33,750. In January 2019, he bought debentures in X Limited having face value of rupees 40,000 for rupees 33,750. In May 2019,
A sum of rupees 13,500 was stolen from his house. Lokesh estimates that his living expenses have been 2014-15 13,500, 15-16 18,000, 16-17 27,000, 17-18 18-19 and 19-20 rupees 31,500 per annum exclusive of the amount stolen. On 31st March 2020, business liabilities and assets were creditors 37,800, furniture, fixtures and fittings 40,500, stock 54,330 ब्रैकेट में कुछ लिखा है दोस्तों, at selling price with a gross profit of 25%. Debtors and cash in hand, cash at bank की फिगर आपको दी है. From the information submitted, prepare statement showing whether or not the incomes declared by Lokesh are correct. पढ़ लिया सबने दोस्तों? क्वेश्चन को मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट, और आइए इंग्लिश टू हिंदी करें. लोकेश सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है दोस्तों, और उसने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपनी जो आईटीआर भरी है पिछले 6 सालों की, उन आईटीआर्स का डेटा आपको दिया हुआ है. राइट बेटा, जो पहली रिटर्न है उसका पीरियड क्या होगा? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, और आखिरी पीरियड 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020. राइट. इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आईटीओ इन इनकम टैक्स रिटर्न से खुश नहीं है. उसे लगता है आप कुछ छुपा गए हैं, मतलब लोकेश कुछ छुपा गया है. आप नहीं, लोकेश कुछ छुपा गया है. आपको तो वो कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहा है कि आप सीए हो तो आप कंसल्टेंट बन के काम करो और ये बताओ कि क्या लोकेश ने जो आईटीआर भरी है उसके हिसाब से जो इनकम उसने रिटर्न करी, इनकम रिटर्न का मतलब जो इनकम डिक्लेयर करी, आईटीआर में जो इनकम डिक्लेयर करी, क्या वो सही है या नहीं है. मतलब जो लोकेश ने 6 सालों में ये इनकम बताई, क्या वो लालू जी की तरह कुछ छुपा गया या सब सही बताया है. ठीक है जी, और आपको कंसल्टेंट बना दिया है दोस्तों. चलिए, और नीचे आपको कुछ डेटा दिया है. पहला पॉइंट देखिएगा, बिजनेस लाइबिलिटीज एंड एसेट्स एट 31 मार्च 2014. बिजनेस की लाइबिलिटीज और बिजनेस के एसेट्स, क्रेडिटर्स दिए हैं, फर्नीचर फिटिंग्स दिए हैं. ये वैसे डेट कौन सी है दोस्तों? ये 6 साल के पीरियड का ओपनिंग डेट. ओपनिंग डेट, राइट. डेट का रेलेवेंस समझ आता है दोस्तों. क्रेडिटर्स दिए हैं, फर्नीचर फिटिंग्स दिए हैं, स्टॉक, और स्टॉक के आगे कुछ लिखा है दोस्तों, विच इज, हमें स्टॉक किस वैल्यू पे चाहिए होता है? कॉस्ट पे. और ये क्या दे रहा है? जो कॉस्ट से 25% ऊपर है. क्या हम कॉस्ट पे ला सकते हैं? ले आएंगे दोस्तों, यूनिटरी मेथड लगा के ले आएंगे. ओके, आगे देखें. डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिए हैं. तो मेरे पास ओपनिंग बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं. लोकेश ने 31 मार्च 2014 के दिन लोकेश ओड हिज ब्रदर 18,000, यानी भाई से उधार लिया हुआ था. भाई को पैसा देना था 18,000 रुपए. 15 फरवरी 2017 के दिन लोकेश ने यह पैसा रीपे कर दिया. मतलब क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग में एक लाइबिलिटी थी, इस 6 पीरियड के बिगिनिंग में लोकेश ने पैसा अपने भाई से लिया हुआ था, इस 6 सालों के पीरियड के दौरान वो पैसा रीपे कर दिया, यानी वो लाइबिलिटी खत्म. एंड ऑन 1 अप्रैल 2019 ही लेंट हिज ब्रदर 13,500. इन 6 सालों के दौरान आपने भाई का पैसा रीपे तो किया ही किया, बल्कि उसे उधार दे दिया. तो ओपनिंग में वो हमारा लाइबिलिटी था और क्लोजिंग में वो हमारा रिकवरेबल है, लेंड बोरोवर है जिसको हमने लेंड किया हुआ है. राइट दोस्तों, आगे देखें. लोकेश ओन्स अ हाउस which he purchased in 2009 for rupees 90,000 and a car which he purchased in October 2015 for rupees 33,750. बेटा 2009 में, 2009 तो हमारे इस 6 साल से भी पहले की चीज हो गई. 2009 में लोकेश ने एक घर खरीदा था 90,000 का, आज भी है, कहीं बेचने की बात नहीं हुई. राइट. उसके अलावा 2015 में, अक्टूबर 2015 में लोकेश ने एक गाड़ी खरीदी है 33,750, मतलब इन 6 सालों के दौरान खरीदी है. 6 साल पहले वो गाड़ी नहीं थी, अब आई है आपके पास. इन जनवरी 2019 ही बॉट डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 40,000 फॉर रुपीज 33,750. जनवरी 2019 में लोकेश ने एक्स लिमिटेड के डिबेंचर खरीदे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करी है. डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 40,000 और लोकेश ने खरीदी है 33,750 में.
लोकेश की कॉस्ट कितनी, तो वो 33,750 रिकॉर्ड कर लेगा, ओपनिंग में नहीं आएगा लेकिन क्लोजिंग में आ जाएगा। आगे कहीं बेचने वाली बात नहीं हुई दोस्तों, राइट। मई 2019 में लोकेश के घर से 13,500 रुपए की चोरी भी हुई है, ठीक है, ओके। लोकेश ने अनुमान लगाया है कि उसके लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब घर के जो खर्चे हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, वो पिछले 6 सालों में इतने इतने हुए हैं। 13,500 14-15 में, 18,000 रुपए, फिर 27,000 रुपए, और अगले 3 साल हर साल 31,500 रुपए। ये उस चोरी हुए पैसे के अलावा है, यानी आपने जो कमाया पैसा उसमें से इतना इतना पैसा आपने यूज कर लिया, और इसके अलावा एक पैसा आपके यहां से चोरी भी हो गया, 13,500 रुपए। मार्च 2020, 31 मार्च 2020 बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, स्टॉक, और स्टॉक के आगे कुछ लिखा है, एट सेलिंग प्राइस विच इज विद अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। वापस लाऊंगा इस पे, बट अगेन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट निकाल लेंगे दोस्तों। डेटर्स दिए हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है। बस आपसे पूछा जा रहा है, बता दीजिए लोकेश जो इनकम डिक्लेयर करी है लोकेश ने पिछले 6 सालों में, वो सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बताइए क्या आपको डेटा देख के ये बात समझ आती है कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड से हम कुछ काम कर सकते हैं। और ये कैपिटल कंपैरिजन मेथड हम लगाने वाले हैं 6 साल के बिगिनिंग और 6 साल के बाद की कैपिटल निकाल के 6 सालों का टोटल प्रॉफिट चेक करते हैं, और फिर रिटर्न से कंपेयर कर लेते हैं कि 6 सालों में जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने डिटेल्स भरी हैं वो, और हमारे हिसाब से जो आपको प्रॉफिट लॉस बनता है वो कितना बनता है। बस यहां पर आपसे एक छोटा सा सवाल है दोस्तों, अब आप सब इनकम टैक्स के भी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा, आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न जो भरी जाती है, क्या वो सिर्फ बिजनेस इनकम के लिए भरी जाती है? हम तो 5 हेड ऑफ इनकम की बातें करते हैं दोस्तों, करते हैं। तो इनकम टैक्स जो आपने पे करना है वो सिर्फ बिजनेस इनकम पे नहीं पे करना है, आपने अपने पूरी इनकम से पे करना है, किसी भी सोर्स से आ रही हो। तो अब आप बताइए, इनकम टैक्स ऑफिसर वो लालू जी वाले एग्जांपल में वो क्या देखने में इंटरेस्टेड है, लालू जी के बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, या टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज कितनी है। वो देखना चाहते हैं लालू जी की आज के दिन नेटवर्थ कितनी है, और लालू जी की 5 साल पहले नेटवर्थ कितनी थी, चाहे वो एसेट उनके पर्सनल हो चाहे बिजनेस के हो। कुछ बात समझ आती है दोस्तों, हाँ या ना? पक्का? क्योंकि अगर पर्सनल एसेट्स में कोई ग्रोथ हुई है दोस्तों, मान लीजिए वो जैसे अभी लोकेश ने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी कहां से खरीदी होगी, गाड़ी आपने जो पैसा कमाया वहीं से खरीदी होगी दोस्तों। कैन आई से दैट एवरीवन? पर्सनल गाड़ी है तो आपने खरीदी कहां से होगी, जो इनकम आपने कमाई, इनकम कमा के आपने उसे गाड़ी में लगा दिया होगा। अगर हम सिर्फ बिजनेस के एसेट्स देखें उसमें तो ये गाड़ी दिखाई नहीं देगी, लेकिन क्या गाड़ी कमाई गई इनकम से ही है? तो इसीलिए दे विल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज, बेसिकली ऑल योर नेटवर्थ। कुछ बात समझ आई? अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे, यहां पर एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालने जा रहे हो एज पर इनकम टैक्स। कुछ बात समझ आती है? जल्दी जल्दी बोल दो हाँ या ना, नहीं आई तो भी हाथ खड़ा कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। सबको आ गई? क्या बात कर रहे हो यार, चलो फिर जल्दी से प्रेजेंट कर दे। नहीं ऐसे टेंशन मत लो यार, नहीं समझ आई तो हाथ खड़ा करने का टाइम है। हाँ डन, ओके। आंसर नंबर 4, computation of net worth of Lokesh. वही कॉलमनर बैलेंस शीट बना रहा हूं बेटा।
ये लीजिए दोस्तों, सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2020, रादर पहले बना देता हूं, 2014, एंड एज एट 31 मार्च 2020। हाँ जी बेटा, सॉरी बेटा नहीं, ईयर वाइज बैलेंस शीट बना सकते हो। आपको डेटा है ऐसा कि 14 के दिन कितना था, 15 के दिन कितना, और 16। आपसे क्या पूछ रहा है वो कि 6 साल की जो रिटर्न्स भरी उसकी वेरासिटी चेक कर दो। 6 साल, हर साल की नहीं, 6 सालों में जो रिटर्न्स भरी है उसकी वेरासिटी चेक कर दो कि सही है कि नहीं है। तो हम 6 सालों का टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमारे हिसाब से कितना बनता है किताबों के हिसाब से, और आईटीआर के हिसाब से कितना है। जैसे हम लालू जी का कह रहे थे कि भाई साहब 200 करोड़ होना चाहिए आपके पास 500 है, 300 कहां गया, पूरे 5 सालों का देख रहे थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, ओके एवरीवन। तो सबसे पहले 6 साल पहले का डेटा दिया है आपको, क्रेडिटर्स 32,940, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 22,500 रुपए। स्टॉक की फिगर दी है दोस्तों 24,390 एट सेलिंग प्राइस विच इज 25% अबव कॉस्ट। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप सब सामने देख लें। बेटा सेलिंग प्राइस दिया है जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 25% अबव कॉस्ट, ठीक है, और मुझे सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट। तो बस यूनिटरी मेथड लगा देते हैं दोस्तों। कितना कितना, ओके बेटा 19,512। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते हुए दोस्तों हम ये काम इतना सा काम कर देते हैं। मैं कॉस्ट को 100 मान लेता हूं, अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 125। कैन आई से दैट? तो ये जो फिगर आपको दी हुई है दैट 24,390, दिस फिगर इज 125, तो 100 कितना, -20% ना, आप कन्वर्ट कर रहे हो, वैसा कर दो बेटा, क्योंकि आपने कहा 1/4 ऑन कॉस्ट या 1/5 ऑन सेल्स, तो आप सेल्स से 1/5 हटा रहे हो प्रॉफिट, बात एक ही है बेटा। ठीक है जी, बट यूनिटरी मेथड क्या ये भी लगा सकते हैं, जो आपने किया -20%, मतलब -1/5, बचा कितना, 4/5, ये 450 है बेटा, 100/125। इज दैट ओके? किसी को नहीं समझ आया तो हाथ खड़ा करने का टाइम है, हम इसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जो यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन है पूरे कोर्स में बार बार हो रहा होगा। सबको समझ आती है? चलिए, उसके बाद स्टॉक के बाद डेटर्स 11,025, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो बेसिकली कैश एंड बैंक की फिगर है 15,615 रुपए। उसके बाद दोस्तों लोकेश ने अपने भाई को पैसा देना था 18,000 रुपए, ओपनिंग में देना था, यानी कैन आई से दिस इज ओइंग टू ब्रदर्स, टू ब्रदर। लाइबिलिटी थी स्टार्टिंग में 18,000 रुपए। इन 6 सालों के दौरान ये लोन रीपे हो गया और 1 अप्रैल 2019 के दिन अब लोकेश ने अपने भाई को उधार दे दिया है और वो रीपे नहीं हुआ, यानी कैन आई से ओइंग फ्रॉम ब्रदर हो गया। और अब भाई से पैसा लेना है 13,500 रुपए। राइट बच्चे? नेक्स्ट वन, लोकेश के पास एक घर है पहले से, तो 90,000 में खरीदा था, और बेटा पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो, क्या वो घर उसने बेच दिया है?
तो वो पहले भी था और आज भी है। एक गाड़ी परचेज करी है, ये गाड़ी इन 6 सालों के दौरान परचेज करी है, तो पहले नहीं थी बट अब है 33,750। जनवरी 2019 में एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीदे हैं, सो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इन एक्स लिमिटेड, और ये खरीदे हैं बेटा 33,750 में इन 6 सालों के दौरान, मतलब पहले नहीं थे अब है। अपनी रेफरेंस के लिए चाहें तो ये अंदर लिख दीजिए फेस वैल्यू ₹40,000। उसके बाद दोस्तों अब वो चोरी वाली बात हो रही है दोस्तों, यानी इन 6 सालों के दौरान मूवमेंट क्या हुई, राइट। वो क्लोजिंग बैलेंस को तो इंपैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, वहां देख लेंगे दोस्तों। बट चोरी और ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि इन 6 सालों में लिविंग एक्सपेंस क्या हुए, तो वो जो कैपिटल को एडजस्ट करने वाली चीजें होंगी वो इसके थ्रू कर देंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट में, एफ पॉइंट में, आपको बिजनेस की क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज दी हुई है। तो पहले क्रेडिटर्स की फिगर 37,800, फर्नीचर फिक्चर्स एंड फिटिंग 40,500 रुपए, स्टॉक की फिगर एवरीवन, बस एक ये फिगर दोबारा देख लीजिए, स्टॉक 54,330 एट सेलिंग प्राइस विद अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25%। ये क्या है? पहले तो ये 25% क्या है, पहले ये बताओ। जीपी, मेरे साथ देखिएगा, सामने देखो सब लोग, यहां वापस आ जाइए सब लोग 2 मिनट के लिए सामने। ये बेटा स्टॉक 54,330 एट सेलिंग प्राइस विद जीपी ऑफ 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। अब बेटा कहने को तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 25% किस चीज का है, कॉस्ट का है, सेल का है, हमें नहीं पता। ऊपर वाले में क्लियरली बताया हुआ था, ऊपर वाले में बोला हुआ था प्रॉफिट 25% अबव कॉस्ट है, नीचे वाले में कुछ नहीं बोला। तो जब कुछ ना बोला हो तो आप जनरल वाली टेंडेंसी लगाते हैं। जनरल वाली टेंडेंसी का मतलब जीपी रेशो दी है आपको 25%, जीपी रेशो। अब आप याद करके बताएं, जीपी रेशो का फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी नेट सेल्स। तो जीपी रेशो जब कुछ ना बोला जाए हमेशा निकाला जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये जो जीपी दिया है एट सेलिंग प्राइस एट जीपी ऑफ 25%, ये 25% ऑफ सेल्स। और बेटा सेल्स आपको पता है, तो अगर सेल्स 54,330 है, इसका 25% जीपी है, तो कॉस्ट इसका कितना परसेंट है? 75%। तो सीधा लिख दूं दोस्तों, ओके बेटा, तो दिस इज 54,330 into 75/100 and this worked out to 40,000, sorry 747.5, 748 कर ले बेटा, 54,330 into 75%, perfect, 40,748। अब दोनों में फर्क देखिए दोस्तों, पिछले वाले में और इस वाले में फर्क समझ आता है। वहां कॉस्ट के रिलेशन में दिया हुआ था प्रॉफिट और हमें सेलिंग प्राइस पता था, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा के कर दिया, या जैसा बच्चे ने रिलेशन कन्वर्ट करके कर दिया था। यहां पर मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, मुझे सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट सीधा सेल का ही परसेंटेज दिया है 25%। तो अगर प्रॉफिट सेल का 25% है तो कॉस्ट सेल का बाकी 75% है, सीधा कॉस्ट निकाल ली है। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? बढ़ चले आगे, नेक्स्ट। उसके बाद डेटर्स 26,640, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 29,025। बस दोस्तों इतना ही डेटा दिया है। तो आपके पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज, वो सब आ गई। बस 1 मिनट के लिए वापस देख लीजिए दोस्तों, क्या ये हाउस, ये भाई को ओइंग्स या भाई से ओइंग्स, कार, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये सब बिजनेस के हैं या पर्सनल है? लेकिन हमें भी तो लोकेश की टोटल नेटवर्थ चाहिए, उसके सारे एसेट्स चाहे बिजनेस के हो चाहे पर्सनल हो, राइट एवरीवन? तो ये लीजिए दोस्तों, हम भी निकाल लेते हैं नेटवर्थ, यानी
लोकेश की नेटवर्थ ओपनिंग में कितनी थी और क्लोजिंग में कितनी। मैंने डेलिबरेटली नेट कैपिटल वर्ड नहीं लिखा है दोस्तों, कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर, हम उसकी टोटल नेटवर्थ निकाल रहे हैं, इसलिए आई हैव केप्ट अ वर्ड नेटवर्थ। वन 107,712 एंड दूसरे पीरियड का भी निकाल लेते हैं। 307 टोटल बता रहे बेटा, 307,913 27,011,3। थैंक यू बेटा। तो जैसे लालू जी की 6 साल पहले नेटवर्थ कितनी थी और 6 साल बाद कितनी, उससे हमने लालू जी की इनकम असेस करी थी और कंपेयर किया था रिटर्न से, एग्जैक्टली वैसे ही दोस्तों लोकेश की भी पता चल गई है 6 साल पहले और 6 साल बाद की नेटवर्थ, और निकाल लेते हैं 6 साल में हमारे हिसाब से इसने क्या कमाया होगा। ठीक है जी बेटा, मैंने आपको कहा था मान लो कि लालू जी ने 6 साल में कुछ नहीं खाया पिया, तो उन्होंने कम से कम 300 करोड़ कमाया होना, 400 करोड़ कमाया होना चाहिए, लेकिन लोकेश ने तो 6 साल में कुछ खाया पिया भी है, ड्राइंग्स लिविंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो आइए लोकेश का 6 सालों का प्रॉफिट लॉस निकालें। कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम्स फ्रॉम 1/1/2014 to 31st March 2020। मैं बेटा वो एक कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूं, लेकिन क्योंकि कैपिटल नाम से नहीं है तो इसलिए स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा रहा हूं। आप में से कोई अकाउंट बना के करना चाहे 100% कर सकता है, राइट। बस अपने दिमाग में अकाउंट ही चलाऊंगा। नेटवर्थ ऑफ लोकेश एज एट 31st March 2020, क्लोजिंग नेटवर्थ 270,113। चलिए एक बार फटाफट से फिर से पूछ लेता हूं, कैपिटल अकाउंट में जरा सोच के बताइए डेबिट साइड पे क्या क्या होता। ड्राइंग्स होती, और अगर लॉस हुआ तो लॉस होता, और क्लोजिंग बैलेंस होता। ड्राइंग्स, लॉस होता और क्लोजिंग कैपिटल। मैं बेटा वही क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें ड्राइंग्स वगैरह ऐड कर दूंगा, तो क्या वो डेबिट साइड पूरी हो जाएगी। उसमें से क्रेडिट साइड, अब क्रेडिट साइड पे आ जाइए। क्रेडिट साइड पे क्या क्या होता, ओपनिंग कैपिटल होती, एडिशनल कैपिटल होती, और पूरे 6 सालों में कोई एडिशनल कैपिटल दी हुई है नहीं, तो ओपनिंग माइनस कर दूं तो क्या 6 सालों का प्रॉफिट आ जाना चाहिए। बस वही काम करने जा रहा हूं बेटा, ठीक है जी। तो लीजिए 6 साल बाद लोकेश की नेटवर्थ 270,113 है, इसमें ऐड कर देते हैं 6 सालों में जो जो ड्राइंग्स करी या कोई नुकसान वगैरह हुए, तो अमाउंट स्टोलन फ्रॉम हाउस। 6 सालों में घर से एक चोरी हुई थी दोस्तों 13,500 रुपए। 6 सालों के लिविंग एक्सपेंसेस फ्रॉम 1/1/14 to 31st March 20। तो सबसे पहले 2014-15 के लिविंग एक्सपेंसेस है बेटा 13,500, 15-16 के हैं 18,000, 16-17 के हैं 27,000, 17-18 31,500, 31,500, 2018-19 31,500 एंड 2019-20 31,500। ये 6 सालों की उनकी ड्राइंग्स हैं।
तो 13,500 प्लस 18,000 प्लस 27,000 प्लस 94,500, 1,53,000। इतना पैसा विड्रॉ करने के बाद और इतना नुकसान होने के बाद भी इतनी कैपिटल बची है, इतनी नेटवर्थ बची है। मतलब इन सबसे पहले आपके पास कितना था, क्या वो निकाला जा सकता है दोस्तों? और उसमें से ओपनिंग वाला माइनस कर दूं तो आ जाएगा 6 सालों का प्रॉफिट। सो लेस नेटवर्थ ऑफ लोकेश एज एट 1 अप्रैल 2014, और ओपनिंग नेटवर्थ हमने निकाली थी बेटा 107,712। So net income from 1/4/2014 to 31st March 2020. $328,901। ये 6 सालों में आपके हिसाब से, यानी एज अ कंसल्टेंट जो आपने निकाला है, वो फिगर बनती है 3,28,901। और लोकेश ने आईटीआर कितने की फाइल की है उससे कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं लोकेश ने ज्यादा दिखाया, कम दिखाया या सही दिखाया। ज्यादा तो कोई दिखाएगा नहीं, हाँ, टैक्स चोरी कर रहा होगा तो कम ही दिखाया होगा, या अगर ईमानदार इंसान होगा तो पूरा दिखाया होगा। आइए चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, समझ आई बात दोस्तों जो किया है? ओके, आ जाइए वापस। सो computation of short income returned by Lokesh as per ITR. So net income, net income from 1/4/14 to 31st March 2020 as per our working. And that worked out to 328,901 less income returned as per ITRs. आई होप दोस्तों आप ये नाम समझते हैं ITR। मैंने बड़ी बार ये वर्ड यूज तो कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स वाले जो पैसा वापस कर रहे हैं, राइट? कोई ये सोच ले इनकम टैक्स का रिटर्न हो रहा है। जो रिपोर्ट्स, जो रिटर्न्स, स्टेटमेंट्स आप फाइल करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि हमने पूरे साल में इतना पैसा कमाया, हमारा उतना टैक्स बनता है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। तो बेसिकली अ समरी ऑफ द इनकम्स दैट यू हैव अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, राइट? तो इनकम रिटर्न एज पर ITR, तो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015, 33,075, 31st March 2016, 33,300, 31st March 2017, 35,415, 31st March 2018, 61,875, 31st March 2019, 54,630, and 31st March 2020, 41,670, and this works out to 259,665.
तो बेटा बनती तो है 3,28,901, लेकिन इनकम टैक्स में आपने फाइल किया है कि हमारी रिटर्न्स हुई, हमारी इनकम हुई है 259,965, यानी इनकम शॉर्ट डिक्लेयर्ड बाय लोकेश, सॉरी बेटा 68,936। तो आपसे पूछा गया था कि बता दीजिए क्या लोकेश द्वारा डिक्लेयर की गई इनकम सही है कि नहीं, तो नहीं सही कंक्लूड कर देते हैं। देयरफॉर द इनकम्स डिक्लेयर्ड बाय लोकेश are incorrect. He has returned lesser income of rupees 68,936 as compared to the income earned by him. ठीक है जी, बात समझ आती है एवरीवन। तो एक सिंपल सा मेथड जो आप लोग देख रहे थे, उसे देश की एक प्रीमियर एजेंसी करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल कर लेती है इस तरह से। यस बेटा, ओके बेटा, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर होता तो फिर जो उसने डिक्लेयर करी है वो भी नियरेस्ट 10 रुपये में होती ना, लेकिन हमें वो दिया नहीं, तो आप वो वाली चीज छोड़ देते हैं। क्योंकि बच्चा सही कह रहा है ना, आप इनकम टैक्स में पढ़ रहे हो, ओहो तुम लोग तो गजब हो गए हो, हाँ बहुत कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो हमें इनकम्स दी भी हुई अगर आप ध्यान से देखें वो राउंडेड नहीं है, तो इसका ऐसे ही चलने दीजिए। जय माता दी, थैंक यू एवरीवन। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आपको ले चलेंगे डिटेक्टिव अप्रोच की तरफ, यानी जो सेकेंड अप्रोच थी कि कंप्लीटिंग द डबल एंट्री फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उस अप्रोच को देखेंगे जिसे मैं कहता हूं डिटेक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट क्लास में वहां से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन।